हेलो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोगों ने मैटर्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कैसे और उनकी डिजिट्स को कैसे हैंडल करना है ये हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग उस मैटर के ऊपर कई सारे लॉ आए, उस लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल पार्टिकुलरली हमारे पास 6 लॉ हैं और इन 6 लॉ को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ called as law of conservation of mass। इस लॉ को एंटोनियो लेवोइजियर ने दिया था और इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि एक मैटर अगर मैं ले रहा हूँ तो जितना ग्राम मैं मैटर रिएक्टेंट में लूंगा उतना ही ग्राम मुझे प्रोडक्ट में भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटर या एटम एक ऐसा पार्ट है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अगर हम जितना ग्राम ले रहे हैं अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं पर प्रोडक्ट में किसी न किसी फॉर्म में अवेलेबल मिलना चाहिए। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ लें, लाइक H2 + O2 विल गिव H2O। ये भी गैस में, ये भी गैस में, एंड लेट अस कंसीडर दैट कि ये भी गैस में ही डेवलप होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन का मास देखें तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और अगर हम ऑक्सीजन का मास देखें तो एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास हमें मिलेगा 32 ग्राम। और जब हम यहाँ पर H2O का मास देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि H का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के मास 2 और ऑक्सीजन का 16, मतलब कुल मिलाकर के 18। तो 2 ग्राम और 32 ग्राम मास मिलकर के 18 ग्राम ये बनेगा। ये लगभग क्या है? इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 32 + 2 34 ग्राम होना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ हमें 18 ग्राम मिल रहा है, मतलब कि लगभग 16 ग्राम मास क्या हो रहा है? हमारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। एंड एज पर दिस लॉ इट कांट बी पॉसिबल, मतलब मैटर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए हम फर्दर फिर क्लास 10th में ये भी कहीं ना कहीं पर पढ़ते हैं कि हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि कभी भी मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इस वजह से हम इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करके देखें। तो अगर हम यहाँ पर 2H2 लगा दें और यहाँ पर हम 2H2 लगा दें तो 2H2 का फर्दर जो मास निकलेगा दैट विल बी 4 ग्राम। O2 के अंदर कोई चेंज नहीं किया है हमने, तो दैट विल बी 32 ग्राम। और 2H2O की अगर हम बात करेंगे तो एक H2O का मास है 18, तो 2H2O का मास हो जाएगा 36 ग्राम। और अब अगर हम 4 ग्राम + 32 ग्राम को ऐड करें तो इट विल गिव 36 ग्राम। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलकर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 36 ग्राम वाटर हमें देता है। और यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। जितना मैटर हम लोगों ने रिएक्टेंट में ले रखा था उतना ही मैटर हमें प्रोडक्ट में मिला है। तो होप सो कि आप लोग इस लॉ को बिल्कुल अच्छे से समझ के होंगे। इसको अन्य केमिकल रिएक्शंस के साथ जो बैलेंस्ड हो आप एक बार लगा करके देखिए। डैम श्योर है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये जरूर है। अब अगर हम इसके बाद के लॉ की बात करें तो इसके बाद का जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और अगर हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात करें तो इसे सर जोसेफ प्राउस्ट ने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड, इट डजंट मैटर कि वो कहाँ से लाया गया है, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, जिस प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए होंगे, वो डैम श्योर। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके घर में एक आरओ लगा होगा, उस आरओ से आप वाटर निकालें, उसका फॉर्मूला होगा H2। आपके घर पर कभी बारिश हो तो वहां से आप वाटर निकालिए, मतलब कि हम कह रहे हैं रेन वाटर को आप निकालिए, और उस रेन वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो भी होगा H2। और इवन अगर आप अपने पड़ोसी के घर से पानी लेकर के आएंगे तो उस वाटर का भी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? H2। तो हम मतलब वाटर कहीं से भी लाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, कहां से ला रहे हैं इट डजंट मैटर, हर एक वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ऐसा नहीं है कि हम आरओ का पानी निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला H2O है और बारिश का पानी निकाल रहे हैं तो नहीं उसका फॉर्मूला तो हमारा H2O2 और समथिंग एल्स हो जाएगा, या H2 या पड़ोसी के घर से ला रहे हैं तो H2O3 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह का फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। और अगर हम फॉर्मूले पे बहुत ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। यानी हर जगह पर जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके, एटम्स जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाए हैं, उन एटम्स का जो रेशियो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स हर जगह पर क्या होगा? सेम। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये नेचर में हमें मिलता है। अब जब नेचर में हमें मिल रहा है तो हम अगर इसका रेशियो देखें तो ये हमें मिलेगा 1:1।
मतलब कि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 1:1, और अगर ठीक उसी तरीके से हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा उसका भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1, मतलब 1 mg जो होगा वो हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके mg का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो होप सो कि डिफरेंट प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल सा लॉ था और आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद फिर बात आती है हमें थर्ड लॉ समझने की, कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सा लॉ है। इसके स्टेटमेंट को पढ़ करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं और इसके बाद के दो जो हैं वो थोड़े से और मुश्किल हैं। इसको हम पढ़ करके इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये डॉल्टन के द्वारा प्रपोज किया गया था 1803 में, और इनका कहना क्या था, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब कोई दो एलिमेंट हैं पर वो आपस में रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल। तो चलते हैं इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं किसी एग्जांपल में। लाइक इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब हम कोई दो कंपाउंड लेते हैं, दो एटम्स लेते हैं जो रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक कार्बन कंपाउंड है और एक ऑक्सीजन कंपाउंड है। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो देखिए दो चीजें फॉर्म हो सकती हैं। पहला फॉर्म हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा फॉर्म हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्टेटमेंट का पहला लॉ हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया। क्या एग्जीक्यूट किया, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो मोर देन वन कंपाउंड एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो चलते हैं अब एक ये चीज देखते हैं कि क्या इसमें से कोई फिक्स मास है। तो जरा इन सब का हम रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन O2, इट विल गिव 2 कार्बन, लिख लें 2 कार्बन प्लस में ऑक्सीजन विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड 2 टाइम्स। या अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास दो रिएक्शन है। तो क्या कर रखा है, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरा वाला एलिमेंट का मास क्या होगा, वो वेरी कर रहा होगा। तो लाइक इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 2 कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 24। O2 का मास कितना हो जाएगा, तो इट विल ऑक्सीजन विल बी 16, तो दो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 32। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16, जबकि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 32, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 12। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो मासेस ऑफ फिक्स कौन है, तो कार्बन तो बेटा देखिए रिजल्ट में फिक्स है, यहाँ पर भी कार्बन 12 है और यहाँ पर भी कार्बन 12 है, ठीक है। तो दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 16, सॉरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना 16 और दूसरे वाले ऑक्सीजन का 32, मतलब एक फिक्स कार्बन है जिसका मास 12 है और वो दो डिफरेंट जगहों पर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक बार 16 मास के साथ और एक बार 32 मास के साथ, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो जरा इसको डिवाइड करके देखें तो 16:32 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये एक तरीके का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं और उस एग्जांपल में मैं सीधा सीधा लॉ को एग्जीक्यूट कराऊंगा, बार बार मैं लॉ नहीं पढ़ूंगा, ताकि आपको कट एंड क्लियर ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें उस लॉ को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो लाइक मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। एक बार मैं हाइड्रोजन का रिएक्शन कराता हूं ऑक्सीजन के साथ और मैं बनाता हूं H2, ठीक है। और एक बार मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराता हूं ऑक्सीजन के साथ और मैं बनाता हूं H2 को। और जरा मैं इनके प्रोडक्ट्स के मासेस को देखूं तो ये हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 16। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 30। तो फिक्स मास किसका है, तो फिक्स मास है हाइड्रोजन का। तो और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 16 ऑक्सीजन के साथ और फिर यहाँ पर 32 का ऑक्सीजन के साथ।
तो हम ये कह सकते हैं जरा 16 और 32 का रेशियो निकालो तो इट विल कम 1:2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यानी कभी भी जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उसमें देखो किन दो का मास फिक्स है, उन फिक्स वाले मास को भूल जाओ। जिन दो का मास डिफरेंट है उनके रेशियो को देखो, अगर वो होल नंबर रेशियो को फॉलो कर रहे हैं तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो था वो जेरेमियस रिचर के साथ जेरेमियस रिचर ने प्रपोज किया था, और इनका क्या कहना था? इफ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। ध्यान से समझिए, मैं आपको जो जो स्टेटमेंट बता रहा हूं, पहला वाला तो भूल जाओ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो था उसको भूल जाओ। एक था लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। जो डिफरेंट प्रोपोर्शन था वो कहता था इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में फिक्स रेशियो में ही मिलते हैं। पहला चीज तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपस में वो फिक्स रेशियो। दूसरा, जब कोई भी एक फिक्स मास किसी दूसरे अनफिक्स मास के साथ रिएक्शन करता है तो जो अनफिक्स वाला मास होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। अब यहां पर क्या कर रहा है? पहले हमने दो एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट कराया, अब हम यहां पर एक सेम मास को दो डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और अब ये क्या कह रखा है थर्ड वाले में? टू डिफरेंट एलिमेंट, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कंबाइन कर रहे हैं सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो चलो एक कार्बन ले लिया और एक क्या हमने ले लिया, लाइक सल्फर ले लिया, और कार्बन और सल्फर का एक फिक्स एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराओ कॉल्ड एज ऑक्सीजन। तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या कह रखा है? टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो सेम वेट थर्ड एलिमेंट का है, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन का वेट 12 है पर ऑक्सीजन का वेट कितना है? 30। और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर का वेट कितना है? 32, और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32। तो बेसिकली दो डिफरेंट मास के एलिमेंट एक फिक्स मास के एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एज पर स्टेटमेंट। देखो लिखा हुआ है टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर भी सेम मास है 32 ग्राम, यहां पर भी सेम मास है 32 ग्राम। द रेशियो ऑफ द masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine। मतलब एक बार फिर से इसको समझते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट के मास जब सेम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो रेशियो होगा, अगर वो आपस में खुद में रिएक्शन करें, उनका जो रेशियो होगा, फिर से देखते हैं, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दो डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट जब सेम मास के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ रेशियो एग्जिबिट करेंगे, और जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एग्जिबिट करेंगे रेशियो। लाइक कार्बन और सल्फर जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, और यहां पर क्या मास होगा? 12:64। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा ये भी होल नंबर पॉजेस करेगा। लाइक 32 and 64 अगर मैं देखूं तो 32:64 इज 1:2। ठीक है, तो होप सो कि इस लॉ को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, मैं इसको Q&A वीडियो में एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद का हम लॉ समझते हैं। जो हमारा पांचवा लॉ है दैट इज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ रहा है? प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, बस फिजिकल कंडीशंस क्या होगा? कांस्टेंट हो गई। अब ह्यूमिडिटी वगैरह भी आएगा, पर जनरली अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लगभग सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब अब अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है और सारे कंपाउंड्स के लिए सेम हमने रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, तो चाहे 1 लीटर हाइड्रोजन हो, चाहे 1 लीटर कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, या 1 लीटर नाइट्रोजन हो,
इन सब के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इसको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी एक्सप्लेन कर रखा है, जाकर के आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ले रखा है तो इसके अंदर भी 6.023 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन होंगे, जिनका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। और अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन ले रखा है तो इनका भी इतना ही ऑक्सीजन होगा और वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होगा। और टेम्परेचर मैंने मेंटेन कर रखा था एसटीपी। तो अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम अगर कंटेन कर रखा है तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मतलब वॉल्यूम बराबर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर। बस कंडीशन केवल एक है कि भाई फिजिकल कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जो टेम्परेचर आपने पहले वाले गैस के लिए रखी है वही टेम्परेचर आपको दूसरे वाले के लिए भी रखना पड़ेगा, और जो प्रेशर आपने पहले वाले के लिए रखी है वही प्रेशर आपको दूसरे वाले के लिए भी रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लॉ है हमारे लिए गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो लॉ था ये गिब्स ने प्रपोज किया था, और इनका क्या कहना था, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इनका क्या कहना था भाई कि अगर हम किसी गैसेस को कंबाइन करें या हम प्रोड्यूस करें, मतलब दो गैसेस को आपस में मिला करके हम कोई गैस बनाते हैं या दो गैसेस को आपस में मिला देते हैं, ये हमेशा आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो हमेशा एक सिंपल रेशियो ऑब्टेन करेगा। बस कंडीशन वही होनी चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मैं रिएक्ट कराता हूं और अगर ये वाटर फॉर्म करता है तो हम कहेंगे कि दो वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन है तो ये एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो वॉल्यूम वाटर फॉर्म किया है, मतलब इनका रिएक्शन का रेशियो क्या है 2:1। लाइक अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई भी गैसियस मैंने ले रखा लाइक N2 प्लस में O2 और अगर मैं कहूं कि ये बनाते हैं NO2 तो हम ये कहेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ NO2 फॉर्म करता है। और यहाँ पर भी हम रेशियो देख सकते हैं 1:2 आया है। तो यानी गिब्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी ये कहता है कि हमेशा जो गैसेस हैं जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ये रिएक्ट करेंगे, कभी भी ये पॉइंट्स में या बहुत टफ जैसा रेशियो। और टफ रेशियो और सिंपल रेशियो में आपको अंतर बता दूं, जब कभी भी आपको रेशियो देखने को मिलेगा तो 1:2, 2:3, 1:4, 1:5, 1:2 के साथ साथ आपको 2:1 या 2:3 मिल सकता है, बट कभी आपको 7:10 या 11:13 ऐसा रेशियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो जब कभी भी ऐसा रेशियो है मतलब आप समझ लीजिए कि या तो वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, या तो आप ये समझ जाइए कि आपसे करने के ऊपर गलती है। तो होप सो कि आप सभी लोगों को ये जो टोटल लॉज हैं ये समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पुट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।